नमस्कार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, जेपीएससी पीवाईक्यू एनालिसिस के तहत जो है आज तीसरी क्लासेस चल रही है और हम जो है 4 जेपीएससी के जीएस हिस्ट्री के प्रश्नों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए उसे आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है कि गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है। गांधी जी के जो सत्याग्रह का प्रयोग था वो उन्होंने किया था और उसी आधार पर जो है इसे सही कालानुक्रम में आपको रखना है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है चंपारण आंदोलन जो 1917 को हुआ था। इसके बाद जो है खेड़ा आंदोलन देखने को मिलता है जो 1918 को हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1918 को हुआ था, लेकिन सबसे पहले खेड़ा और उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल। और रॉलेट एक्ट जो है 1919 को हुआ था। तो इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि अगर इसे हम सीरियल क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले होगा चंपारण आंदोलन, उसके बाद होगा खेड़ा, उसके बाद होगा चौथा अहमदाबाद मिल हड़ताल और फिर एक नंबर। तो 3, 2, 4, 1 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति सिंधु घाटी उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो देखिए, एक तो गांधी जी से प्रश्न पूछा जाता ही है मॉडर्न में, साथ में मेंस में भी पूछा जाता है और हड़प्पा से तो कई क्वेश्चन रहते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन से, चाहे वो मेंस हो चाहे पीटी हो। तो इसके डिफरेंट पार्ट को जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। एनजी मोजूमदार जो है 2 उत्खनन क्षेत्रों से संबंधित है, एक तो चान्हू दौड़ो, दूसरा हो गया आमड़ी। ठीक है, इसके अलावा दयाराम साहनी का जो संबंध है वो क्या है ना, हड़प्पा से 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। यहां अगर गौर से देखें बी नंबर, आरसी मोजूमदार जो है वो हिस्टोरियन है, लेखक है। इन्होंने चंपा, सुवर्णदीपा, कंबोजा देश जैसे किताबों को लिखा है या लेख लिखा है। इसके अलावा द हिस्ट्री एंड द कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल भी इन्होंने लिखा है। तो ये आरसी मोजूमदार क्या है ना, उत्खनन से, सिंधु घाटी के उत्खनन से जुड़े हुए नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक लिस्ट देता हूं हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता और लिस्ट के संदर्भ में उत्खननकर्ता और उनके साइट और उनके उत्खननकर्ता के संबंध में, ताकि आपको याद रहे। चलिए सबसे पहले तो हड़प्पा जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में, ये आसानी से याद हो जाएगा। मोहनजोदारो जो है ये भी आपको पता है, आर डी बनर्जी जो है कितना हो गया था ना, 1922 में, अगले ही वर्ष खोदा गया था। इसके बाद मैंने आपको बताया कि चान्हू दौड़ो और आमरी, ये जो है एनजी मोजूमदार के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसके बाद मुख्य साइट जो है कालीबंगा, तो कालीबंगा याद रखिएगा अमलेंदु घोष के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगर कोई मुख्य साइट हम लेते हैं तो बनवाली को ले लेते हैं। तो चलिए बनवाली जो है किसके द्वारा किया गया था, तो आरएस विष्ट के द्वारा किया गया था। आरएस विष्ट की एक और है धोलावीरा भी क्या है ना, आरएस विष्ट के द्वारा है। इसके साथ साथ लोथल, जो कि सबसे लोथल धोलावीरा, ये दोनों साइट्स, कालीबंगा, ये 3 साइट्स काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो इनके बारे में बताया। तो लोथल जो है ये क्या है ना, आर राव के द्वारा जो है खोदा गया था, माने उत्खनन करता है। तो इस प्रकार आप एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन साइट है और कौन उत्खनन करता है और कब खोजा गया था। तो इससे आपके सारे क्लियरेंस हो जाएंगे। ऐसे तो और भी साइट्स है, लेकिन कुछ प्रमुख साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। हड़प्पाकालीन नगरों में से कौन सा नगर मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। तो देखिए एक और प्रश्न पूछा गया हड़प्पा से ही, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, चूंकि मोहनजोदारो को क्या कहा जाता है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ऋग्वेद में वर्णित 10 राजन युद्ध जो कि पुरुषनी या रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें एक तरफ सुदास और वशिष्ठ थे और दूसरी तरफ 10 जन के साथ साथ जो है विश्वामित्र थे। इसमें राजा सुदास जो है विजयी होते हैं। इस युद्ध का वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल से प्राप्त होता है। तो ये प्रश्न बहुत कॉमन प्रश्न है, इसको कई बार पूछा जाता है और हमें लगता है कि ये जो है इतिहास, जैसे आप प्राचीन भारत खोलेंगे और वैदिक पीरियड शुरू करेंगे तो ये युद्ध आपके सामने आ जाएगा और इस युद्ध को पार करते हुए आगे हमें वैदिक पढ़ना होता है। तो ये सभी के दिमाग में बैठा हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। आर्कटिक होम है ना, आर्कटिक होम जो है ये कहा जा रहा है कि पोल में जो घर है, आर्यंस का जो घर था वो क्या था ना, नॉर्थ पोल में था। ये किसने लिखा था ना, ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था।
इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक के और भी कई रचनाएं जैसे द गीता रहस्य कर्म योगा सूत्र, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा जो है दो जो है समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया जाता था। एक तो केसरी जो है वो मराठा में प्रकाशन किया जाता था और एक मराठा वो इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किस शासक के समय में जैन धर्म दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? तो श्रवण बेलगोला चले गए थे और जब भद्रबाहु वहां से आए तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु के बीच में विभेद हो गया और इस प्रकार जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। इस तरह से याद रखिएगा, जैन धर्म के जो दो संप्रदायों का विभाजन होता है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? तो ये प्रश्न काफी कॉमन है और इसको तो कोई भी कह देगा। वैदिक काल में जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था चरम सीमा पर था। सबसे ऊपर जो था ब्राह्मण था, उसके बाद जो है क्षत्रिय थे, वैश्य थे। ये तीनों जो है डोमिनेंट कहा जाता था इन तीनों को, और सारा भार जो है डिप्रेस क्लास पर था और इन्हें जो है शिक्षा का अधिकार नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। 56 निम्नलिखित में से किसने मगध की राजधानी को वैशाली बनाया? मगध की राजधानी को वैशाली में किसने लेकर के गया? पहले तो वो ग्रीव्रज थी, लेकिन कुछ समय काल के दौरान शिशुनाग के द्वारा इसे स्थानांतरित करते हुए वैशाली लिया गया। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मगध और अवंती में काफी बड़ा युद्ध चलता रहता था और इस समय शिशुनाग ने अवंती को, प्रद्योत को हराते हुए अवंती को अपने साम्राज्य में मिला लिया था और एक लंबे लगभग 100 वर्षों का युद्ध जो है को समाप्त कर दिया था। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा शिशुनाग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। 57 के प्रश्न को, अशोक के किस युद्ध में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख 13 एडिक्ट में जो है रॉक एडिक्ट 13 में जो है इस शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, जिसमें अशोक स्वयं कह रहा है कि वो उसने 8वें वर्ष कलिंग को विजय किया था। फिर धम्म की शुरुआत की बात कही जाती है और भी कई तरह के बातें यहाँ पर लिखी जाती है। तो अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13 एडिक्ट में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण किसने कराया था? कई बार ये बहुत ही सिंपल प्रश्न, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है नालंदा विहार का स्थापना किया गया था 427। ये देखिए, एक तो इसकी स्थापना पूछता है और साथ में ये भी पूछता है कि कब इसे ध्वस्त किया गया था। तो 1200 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे ध्वस्त कर दिया गया था। तो ये दोनों आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, निर्माण और फिर ध्वस्त कब हुआ था, ये दोनों चीजें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसे शकादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्न बतूता निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। ये इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को निवासी था। और ये जो है भारत के यात्रा पर थे। 1334 में ये कहाँ पहुंचे थे ना? मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में पहुंचे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। लगभग 6 वर्षों तक जो वो कहाँ थे ना, काजी के तौर पर यहाँ कार्य किए थे और उन्होंने अपने संपूर्ण यात्रा को जो है दा रेहला में सुरक्षित रखा था। दा रेहला में उन्होंने क्या किया था? सुरक्षित कर दिया था। तो इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे? तो इब्न बतूता मोरक्को के निवासी थे। चलिए, कबीर शिष्य थे किसके? तो कबीर शिष्य थे रामानंद के शिष्य थे, जिन्होंने उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन को जिसके द्वारा लाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अकबर बैरम खां की संरक्षण में रहे। अकबर बैरम खां की संरक्षण में कब रहे? अकबर जो है 1556 से लेकर के 1560 तक जो है बैरम खां के संरक्षण में रहे, जब उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी और उस समय वो 4 वर्षों के लिए जो है बैरम खां के संरक्षण में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कुछ है। नादिर शाह का भारत आक्रमण कब हुआ था? तो काफी कॉमन क्वेश्चन है। 1739 में नादिर शाह का
भारत आक्रमण हुआ था, अर्थात मार्च 1739 में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलिए, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप हिस्ट्री का, ये काफी कॉमन प्रश्न है। अगर ऐसा जेपीएससी में प्रश्न आ जाता है, हालांकि अब तो हिस्ट्री का पेपर है नहीं, अब तो कॉमन जीएस एक पेपर है और एक झारखंड का पेपर है, लेकिन अगर हिस्ट्री में भी ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जो 15 नंबर है वो क्या हो जाएंगे, पूरा पूरी फिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन से जेम्स के प्रथम दूत के रूप में सूरत में कोठी स्थापित करने में सफल रहे? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे, सूरत में कोठी स्थापित करने में सफल रहे। जहांगीर के समय काल के लिए दो जो है ब्रिटिश एम्बेसडर भारत आए थे, एक तो हॉकिंस आया था 1908 को, ठीक है, और दूसरा कौन आया था, सर टॉमस रो आए थे 1915 को। हॉकिंस के साथ जहांगीर का संबंध काफी अच्छा था, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण जो है 2 वर्षों तक रहने पर भी हॉकिंस को जो है कोठी स्थापित करने का परमिशन नहीं मिला। लेकिन बाद में एडवर्ड प्रथम के दूत के रूप में टॉमस रो आए और उन्होंने जो है कोठी स्थापित करने में सफलता अर्जित कर ली। तो इसका उत्तर क्या होगा, नॉट सर थॉमस रो होगा, जो कि 1915 में जहांगीर से सूरत में कोठी स्थापित करने में कामयाब हो गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मुगल सम्राट के द्वारा जो है क्या मिला था, दीवानी का अधिकार। तो ये तो आप सभी को भी ज्ञात है कि दीवानी का अधिकार किससे प्राप्त हुआ था, शाह आलम II से जो है दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था। और ये कब हुआ था ना, ये 16 अगस्त 1765 को, जिसे हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि के माध्यम से हुआ था। और इस संधि में जो है शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव का समझौता हुआ, जिसके तहत जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। तो 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा जो है परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया। कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड बनाया था 1793 में, और इस कॉर्नवालिस कोड में 3 भाग पाए जाते हैं। एक तो रेवेन्यू का सेक्शन था, दूसरा जुडिशियल सेक्शन था, तीसरा कॉमर्शियल। इसी कॉर्नवालिस कोड के एक भाग जो है रेवेन्यू जनरेशन का था, और इस रेवेन्यू जनरेशन में ही स्थायी बंदोबस्त के बारे में उन्होंने जो है लिखा था। तो 1793 ईस्वी में जो है स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त को पहले बंगाल, बिहार, फिर बाद में जो है वाराणसी में भी लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त के तहत अगर हम देखेंगे तो स्टेट का डिमांड कितना होता था, 89% जो है स्टेट का डिमांड था, और जमींदारों को जो है 11% मिलता था। ठीक है, इस प्रकार इसमें एक और चीज मिलता है, सनसेट लॉ भी प्राप्त होता है, अर्थात सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त होने से पहले पहले आपको क्या करना होगा, आपको लगान दे देना पड़ेगा, अन्यथा आपकी जमीनें छीन ली जाएगी। तो ये नियम भी इस पर था। तो जो स्थायी बंदोबस्त जो कब लागू हुआ ना, 1793, कॉर्नवालिस और कॉर्नवालिस कोड भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, विधवा के पुनर्विवाह के लिए निम्नलिखित में किसने संघर्ष किया। विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा काफी संघर्ष किया गया, और इसी के आधार पर विडो जो है रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह जिसे हम कहते हैं नियम, वो 1856 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से ही ये हो पाया था। उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है पिटीशन दिए थे। हालांकि उनके विरोध में उस समय धर्मसभा के राधाकांत देव ने उनका विरोध किया था। राधाकांत देव ने उनसे प्रूफ मांगा था कि क्या धर्मशास्त्रों में इस प्रकार का कोई प्रमाण है जिससे विधवा पुनर्विवाह को परमिशन दिया गया है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की तरह कई खोजने के बाद पराशर स्मृति में इस तरह के खोज की गई कि हाँ, धार्मिक शास्त्रों में विधवा पुनर्विवाह का भी परमिशन है, और उसके बाद जो है इसे लागू किया गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो है डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसे क्या किया गया था, नाम बनाया गया था, विधवा पुनर्विवाह 1856। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में रेलों का प्रचलन कब हुआ। तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये भी जो है डलहौजी के समय में ही हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय में होता। लॉर्ड डलहौजी का जो काल है वो 1848 से लेकर 1856। अभी मैंने आपको कहा विधवा पुनर्विवाह समय काल भी इसी के दौरान है। और 1853 में जो है बॉम्बे टू थाने जो है ट्रेन चला था। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस एक्ट भी हमें मिलता है किसके समय काल के दौरान, तो लॉर्ड डलहौजी के समय काल के दौरान ही मिलता है। जेम्स हिक्की का संबंध है
कलकत्ता गजट, ओरिएंटल मैगनीज ऑफ कोलकाता, बंगाल गजट, बॉम्बे हेराल्ड। तो बंगाल गजट 1780, इस प्रश्न को लेकर के मैंने पिछले ही वीडियो में चर्चा किया था कि 1780 में बंगाल गजट जो है कि जेम्स हिकी के द्वारा जो है बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था और ये 2 वर्षों के बाद 1782 में बंद हो गया था। ये समय काल कब का था? तो ये समय काल था वारेन हेस्टिंग्स के समय काल का था। अगर हम कलकत्ता गजट के बारे में बात करें तो फ्रांसिस गोल्डविन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर के द्वारा शुरू किया गया था। ये 1784 में शुरू किया गया था, ठीक है। और बॉम्बे हेराल्ड की अगर बात करें तो बॉम्बे हेराल्ड जो है उसे 1789 में इसे शुरू किया गया था, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बंगाल गजट, जो कि जिसे भारत का प्रथम समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के तत्काल पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल हुल है ना, जिसे भारत का प्रथम मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है, 1855 हुआ था। सिद्धू कान्हो चांद भैरव फूलो झानो के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था और इसे जो है 1857 के सिपाही विद्रोह की पूर्व पीठिका भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते क्या है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल जो है गदर पार्टी के संस्थापक थे। वहीं भगत सिंह जो है हिंदुस्तान आर्मी रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। सीआर दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसरॉय निम्नलिखित में से कौन थे? लॉर्ड लीटन, रिपन, डफरिन और लैंसडाउन। ये अगर हम इस समय के समय काल को देखें तो इसका समय काल है 1876 से लेकर 80, जब प्रथम दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। आपको याद होगा है ना, उस समय लॉर्ड रिपन जब फैक्ट्री एक्ट स्थापित किया गया था 1880 से लेकर 1884। लॉर्ड डफरिन का जो समय काल है 1884 से लेकर 1888 तक है और इसी समय जो है क्या किया गया था ना, कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लॉर्ड लैंसडाउन का समय काल 1888 से लेकर 1894 तक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड डफरिन इसका उत्तर होगा। और कांग्रेस जैसे पार्टी की जब स्थापना हुई थी वो स्वाधीनता पूर्व एकमात्र बड़ी पार्टी थी जिन्होंने भारत की आज़ादी में सर्वप्रमुख भूमिका भी निभाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ले लेते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया? सबसे पहले हम ये देख लें कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब किया। तो नागपुर का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में यह तय किया गया कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर अधिवेशन में कई और चीजें हुई, उनमें सबसे प्रमुख था कि भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन। आपने सुना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ, जैसे आंध्र प्रदेश का। तो इसकी जो बुनियाद थी वो बहुत पहले ही कांग्रेस कमेटी के द्वारा इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी कि भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया गया था। ये भाषाई आधार पर किया गया था और वे भाषाई आधार पर स्टेट वाइज देखना चाहते थे कि कहाँ क्या कुछ है। चलिए, और इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। बाद में आपने देखा कि 2 वर्षों के बाद चोरा चोरी कांड हो जाता है और ये चोरा चोरी कांड कब होता है? तो 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड होने के 7 दिन बाद अर्थात 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया गया। तो इस प्रकार साथियों और भी कई प्रश्नों के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। जैसे जैसे चीज़ें आती रहेगी वैसे वैसे हम आपके लिए जो है क्लासेस लाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके साथ जुड़े रहें। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए। हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।